जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। चलो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं, हम लोग के यहाँ से छोड़ो। सभी लोग आ चुके हैं? सर्वेश यादव, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो चलिए देखिए, आज का टॉपिक हमारा प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उन सभी को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। तो ये बताओ, वॉइस सभी को क्लियर है? आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन, ठीक है? तो प्रीपोजिशन के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। अब प्रपोजिशन से किस टाइप से चीज़ें बनती है, किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो सब मैं आपको इस सेशन में आज बताने वाला हूँ, ठीक है? सॉरी। एक सेकंड गाइस, ठीक है। सो देखिए गाइस, सभी लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही ना? अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही हो तो बता देना आप लोग, ठीक है? तो आज का जो हमारा सॉरी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रपोजिशन, और प्रपोजिशंस में कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रपोजिशंस होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एट, ऑन और इन के बारे में, ठीक है? कि कहाँ पर मैं एट का यूज करूंगा और कहाँ पर मैं इन का यूज करूंगा, एट, ऑन और इन। तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कहाँ पर किसका यूज होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ एट को, ठीक है? तो एट के प्रॉपर यूजेस क्या क्या हैं आपको पहले वो समझ में आने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इसका बताता हूँ, टू डिनोट, ध्यान से देखिएगा, टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम, और कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा प्रीसाइज टाइम, ठीक है? प्रीसाइज टाइम कहें या फिर पॉइंट ऑफ टाइम कहें या फिर कोई सा भी निश्चित समय कहें, ठीक है? तो जो निश्चित समय होगा ना उसके लिए भी हम इसका यूज करेंगे। वो कैसे? और आसान भाषा में समझो, जैसे क्लॉक वाइज, ठीक है? तो क्लॉक वाइज अगर मैं किसी भी समय की बात करूंगा तो वहां पर मुझे एट का यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से करूंगा तो वो आप एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे बताता चलता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, वी स्टार्ट आवर क्लास, वी स्टार्ट आवर क्लास एट 1 PM, ठीक है? मतलब क्या है, हम अपनी क्लास कब शुरू करते हैं? 1 PM पर, 1 बजे हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से हम दूसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, ही गोज टू कॉलेज एट 10 o'clock, ठीक है? वही सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताते चल रहा हूँ सारी चीजों को। मैंने यहाँ पर लिखा, ही गोज टू कॉलेज एट 10 o'clock, ठीक है? अब ये जो स्टेटमेंट है
अब इस सेंटेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 10 बजे कॉलेज जाता है, ठीक है। तो घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स है कि नहीं बताओ, सर्टेन है कि नहीं, निश्चित है कि नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पर एट का यूज करूंगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट को। तो चलिए सेकंड पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन अगर आप लोगों को होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताता चलूंगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, प्रीसाइज टाइम वाला। अब मैं बात करता हूँ किसकी, सेकंड पॉइंट की, ठीक है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, तो देखो पॉइंट ऑफ प्लेस, शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ प्लेस। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। एक सेकंड। सो देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ प्लेस। तो किसी भी पर्टिकुलर में प्लेस की बात करूंगा, किसी भी पर्टिकुलर में जगह की बात करूंगा, तो उसके लिए भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए भी मैं यहाँ पर एट का यूज करूंगा। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखो। जैसे सपोज दैट भाई हम किसी को बताते हैं ना कि वेयर ही इज, तो मान लो मैंने किसी से बोला वेयर इज ही, ठीक है, वेयर इज ही मतलब वह कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या देंगे हम इसको, ही इज एट होम, ही इज एट होम। तो वह कहाँ पर है, वह घर पर है। तो मतलब एट कहाँ पर आया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शा रहे हो आप जहां पर उसका घर है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा योर फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू, योर फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टैंड। मतलब क्या है, आपका जो फ्रेंड है वो कहाँ पर वेट कर रहा है आपके लिए, वो बस स्टैंड पर वेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने एट को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो एट क्या बता रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बता रहा है जहां पर बस स्टैंड है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ये सेकंड पॉइंट था। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, विद द फेस्टिवल ऑफ बिथ, या ऐसा लिखो बिफोर, थोड़ा सा आसान भाषा में लिखो तो अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को भी, ठीक है। हिंदी में तो नहीं लिखना, ये बता दो मुझे, इंग्लिश में सबको कंफर्टेबल हो ना सभी लोग, हिंदी में मैं बोलता जा रहा हूँ इसीलिए। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन आप लोगों को होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, वो भी कौन से, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्रिश्चियन फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ 2-3 डेज, ऐसे फेस्टिवल 2 या 3 दिन के लिए सेलिब्रेट होते हैं, 2-3 डेज या इससे ज्यादा के लिए। तो उसको हम, उसके पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है, तो उसके पहले एट का यूज किया जाता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सेंटा कैम्स, ठीक है, सेंटा कम्स एट क्रिसमस। तो संता जो है वो कब आता है, अभी बताओ, सेंटा क्लॉज जो होता है वो कब आता है, क्रिसमस पर आता है सेंटा। आ रही ना बस समझ में, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, ही गोज हिज होम एट ईस्टर। तो मतलब क्या है, वो अपने घर कब जाता है, ईस्टर पर जाता है। तो ईस्टर भी क्या है, एक फेस्टिवल है। तो 2 या 3 दिन के लिए जो सेलिब्रेट होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, और कुल मिलाकर आप ये बात समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रिश्चियन फेस्टिवल, ठीक है। आसान भाषा में समझो तो आप ये समझो कि जिन जो क्रिश्चियन फेस्टिवल होंगे ना, क्रिश्चियन फेस्टिवल के लिए मैं ऐड का यूज करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पर मुझे क्या यूज करना है। फिर मैं आगे बढ़ूं, अरे बताते चलो यार कि हाँ समझ में आ रहा है, कमेंट करते चलो कि समझ में आ रही हैं बातें, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़ूंगा।
चलिए देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है इसको डिस्कस करते हैं। बिफोर नाइट, हमेशा एक बात याद रखिएगा, फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। बिफोर नाइट, तो नाइट के पहले हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, एट का यूज होगा, ठीक है। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझो। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है यहाँ पे कि आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया एट नाइट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ऑप्शन में आपको इन भी दिया जा सकता है, ऑन भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, एट का यूज यहाँ पे करना है। आपको एट लाओगे तभी सेंटेंस आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो एट का यूज यहाँ पे करेक्ट होगा। गॉट इट। आई होप कि एट से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ मूव करता हूँ, ऑन, ठीक है। ऑन को कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं पर, ठीक है, मतलब किसी चीज के ऊपर। तो किस चीज को बताएगा, सबसे पहली अगर मैं बात करूं इसकी, तो सबसे पहला पॉइंट इसका जो बनेगा, इट डिनोट्स सरफेस। तो किसकी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, सरफेस मतलब क्या, सतह। अगर मैं सतह की बात करूंगा, कोई भी चीज अगर सतह पर है, ठीक है, तो सतह के सेंस में अगर मैं इसको यूज करूंगा तो वहां पर मुझे ऑन का यूज करना पड़ेगा। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझते जाइए। जैसे भाई मैंने यहाँ पर लिखा आई पुट माई बैग, ठीक है, आई पुट माई बैग, ठीक है, आई पुट माई बैग ऑन द टेबल। तो मैंने ये जो अपना बैग है वो कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, मैंने सरफेस की बात की कि नहीं की, सरफेस की बात की, ऑब्वियसली बात है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये कोई टेबल बना दी, ठीक है, ये कोई टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर क्या है, मेरा बैग रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मेरा बैग रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करूंगा मैं, ऑन का यूज करूंगा ना, दिस इज ऑन, मतलब सरफेस। दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसको समझिए जरा। पॉइंट नंबर सेकंड, बिफोर डे एंड डेट। तो जब भी मुझे डे की बात करनी होगी या फिर डेट की बात करनी होगी, तो इनके पहले भी मुझे क्या यूज करना है, इनके पहले भी मुझे ऑन का यूज करना है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि ऑन का यूज हम करेंगे। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। भाई मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन, महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 अक्टूबर लिख दिया, मतलब मैं ऐसा इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 अक्टूबर, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई सैटरडे, ठीक है, 2 अक्टूबर ऑन सैटरडे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सैटरडे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर डेट भी लिख सकता हूँ, दोनों चीजों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या था, सैटरडे मतलब डे था, इस वजह से मैंने ऑन का यूज किया। अब यहाँ पर क्या था, 2 अक्टूबर, तो ये डेट थी, तो डेट यहाँ पर क्या है, डेट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डे है। तो डे और डेट के लिए किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। आ रही ना बात समझ में। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ। चलिए देखिए, आप मुझे कमेंट करके भी बताते रहेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी बताते रहेंगे नहीं आ रहा है समझ में। आ रहा है ना सभी लोगों को, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, तो कहाँ पे यूज करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। तो जितने भी फेस्टिवल्स होंगे हमारे पास, उन सभी के साथ में भी हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। वो कैसे, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा वी प्ले कलर्स, वी प्ले कलर्स ऑन होली। तो ये बताओ हम कलर्स कब खेलते हैं, होली पर खेलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं हाईलाइट भी करता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आती रहे चीजें। तो यहाँ पर मैंने ऑन का यूज किया हुआ है कि हम जो है कलर्स कब खेलते हैं,
होली पर खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होली यूज हुआ है तो फेस्टिवल है, ऑब्वियसली बात है। एक और सेंटेंस हम यहाँ पर देखते हैं, कोई मैंने यहाँ पर लिखा वी बर्न द क्रैकर्स, वी बर्न द क्रैकर्स ऑन दिवाली। तो हम लोग पटाखे कब जलाते हैं, ऑब्वियसली बात है दिवाली पे जलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर आपने यूज किया है ऑन, ठीक है, और यहाँ पर ये आपने यूज किया है ऑन। तो आप देख सकते हो, तो फेस्टिवल होंगे जो हिंदू फेस्टिवल होंगे, दशहरा होगा, दिवाली होगी, इन सभी के साथ आप ऑन का यूज करें, दैट इज मच अप्रोप्रिएट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, बिफोर एनी ओकेजन, कहाँ पे यूज करेंगे, बिफोर एनी ओकेजन। ओकेजन मतलब क्या है, अवसर। अब अवसर से मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है, आई थिंक समझते ही होगे। अवसर इन द सेंस, मान लीजिए कि किसी की शादी है, किसी की बर्बादी है, इस तरीके के जो अवसर होते हैं ना, किसी का बर्थडे होता है, किसी का कुछ होता है, तो दीज आर नोन एज अवसर या ओकेजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आई वेंट हिम एंड विस्ड हिम ऑन हिज वेडिंग। तो मतलब क्या हुआ, इसकी शादी हो रही थी और मैं इसकी शादी में गया था और मैंने क्या किया था, इसको विश किया था, ठीक है। तो इसका अवसर क्या था, अवसर इसकी शादी थी इसलिए गया था ना मैं इसके पास, तो क्या यूज किया मैंने, ऑन का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बिफोर एनी ओकेजन, अब आप यहाँ पर शादी हो, बर्थडे हो, किसी की ज्वाइनिंग हो, किसी का रिटायरमेंट हो, ऐसा कुछ भी होगा तो वहां पर आप ऑन का यूज करोगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। फिर मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं वो मैं सभी के सभी आपको यहाँ पे कराता चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आती जाएं। ऑन आ गया समझ में, अभी मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन आप लोगों को होता है तो आप लोग मुझसे पूछते रहना कि भाई ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो ये चीज़ आप मुझे बता दो फिर से, वो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे पे। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन। अब इसका फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, बीइंग इनसाइड। क्या है, बीइंग इनसाइड मतलब किसी भी चीज के अंदर होने पर, मतलब क्या है, किसी भी मीडियम में होने पर, किसी भी वस्तु के अंदर होने पर, किसी भी सराउंडेड प्लेस में होने पर, किसी भी एनक्लोज स्पेस में होने पर, ठीक है। तो वहां पर क्या यूज करेंगे, हम इनका यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट, अब मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, फिर मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल लिखो, देयर इज अ बॉय, देखिए, देयर इज अ बॉय इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। तो भाई एक लड़का है जो कहाँ पर है, रूम के अंदर है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये बना दिया कोई रूम, ठीक है, ये डब्बे टाइप का रूम है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बैठा दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ बॉय इन द रूम। तो लड़का कहाँ पर है, जो बॉय है वो कहाँ पर है, रूम के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इनका यूज करूंगा, गॉट इट। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड। तो ये तो हो गई फर्स्ट बात, ठीक है, बीइंग इन एनी मीडियम। तो देखो, बीइंग इन एनी मीडियम, तो किसी भी मीडियम में, मीडियम समझते हो सभी लोग, माध्यम, ठीक है। अगर मैं किसी भी माध्यम की बात करूंगा ना, तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, इनका यूज करूंगा। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा, द प्लेन इज फ्लाइंग, ध्यान से देखिए, द प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, द प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो अब ये बताओ मुझे कि ये जो प्लेन था, इसका जो मीडियम था, इसका जो माध्यम था, वो क्या था, वो स्काई था कि नहीं था। ऑब्वियसली बात है स्काई था, तो इसके लिए मैं जो प्रपोजिशन यूज करूंगा वो इनका यूज करूंगा। एक और एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख लो, मैंने यहाँ पर लिखा, फिश, फिश
लिव इन द वाटर, तो जो फिश है वो कहाँ रहती है बताओ, वो पानी में रहती कि नहीं रहती, फिश लिव्स इन द वाटर, ठीक है, तो फिशेस नहीं होगा, क्या होगा, फिश होगा, ठीक है, फिश लिव्स इन द वाटर, तो फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो इसका जो माध्यम है, जो मीडियम है रहने का, वो क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इनका यूज किया है, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको पीपीटी के बजाय मैं यहाँ पे सीधे शॉर्टकट में सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, तो अननेसेसरी चीजों को हमें डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनेगा टू डिनोट टाइम ड्यूरेशन, मतलब क्या है, टू डिनोट टाइम ड्यूरेशन मतलब समय अंतराल को दर्शाने के लिए, टू डिनोट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, तो जब भी मुझे समय अंतराल की बात करनी होगी, ठीक है, तो वहां पर भी मैं क्या यूज करूंगा, वहां पर भी मैं इनका यूज करूंगा, वो कैसे, एग्जाम्पल देखो, आपने देखा होगा कि आप अपने किसी फ्रेंड को बुलाते हो तो वो क्या बोलता है आपसे, अभी आता हूँ भाई 5 मिनट में आता हूँ, भले 1 घंटे में भी ना आए, लेकिन बोलेगा क्या, अभी आता हूँ 5 मिनट में, तो क्या बोलता है वो, आई विल बी देयर, हालांकि वो हिंदी में बोलता होगा, ठीक है, आई विल बी देयर इन अ 5 मिनट, तो मतलब मैं कितनी देर में आ जाऊंगा यहाँ पर, 5 मिनट में मैं आ जाऊंगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो इन का यूज किया है वो किसके लिए यूज किया मैंने, बताओ, समय अंतराल के लिए किया है कि नहीं किया है, तो ये बता दो मुझे। अंकित श्रीवास्तव, एट का यूज आप कर सकते हो, लेकिन क्रिश्चियन फेस्टिवल के पहले करोगे, हिंदू फेस्टिवल के पहले आप नहीं करोगे, ठीक है, शुभम, चलो ठीक, समझ में आती जा रही, सभी को बात समझ में आ रही, चलो ठीक है, तो कभी भी मुझे समय अंतराल को दर्शाना होगा, तो समय अंतराल को दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा, तो इनका यूज करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उसको समझिए जरा, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, विथ अनकाउंटेबल नाउन, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे विथ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो जितने भी जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनके लिए भी मैं क्या यूज करूंगा, इनका यूज करूंगा, वो कैसे, भाई मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लीजिए ये कोई बंदा है, ठीक है, अभी बताता हूँ उसके बारे में आपको सब कुछ, ठीक है, भाई ही इज इन ट्रॉमा नाउअडेज, ही इज इन ट्रॉमा नाउअडेज, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर ये कोई बंदा है, ठीक है, अब ये क्या है, बड़ी टेंशन में है, बहुत दुखी है, ठीक है, अब ये दुखी है मतलब क्या है, मतलब एक तरीके से ट्रॉमा है ना, इसको सदमा लग गया इसको, ठीक है, पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हो गया, मतलब इसको सदमा टाइप का लग गया, ठीक है, तो ट्रॉमा क्या होता है, एक सदमा, मेंटल या फिर फिजिकल इंजरी जो होती है वो होती है ट्रॉमा, तो ये बताओ, ये ट्रॉमा कोई फिजिकल स्टेट है क्या, मतलब दिखता है कि ट्रॉमा आपको, दुख आपको किसी का दिखेगा क्या, अंदर ही अंदर अगर किसी को दुख है तो उसका दुख देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, तो जो ट्रॉमा है क्या आप इसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, एक नाउन है, तो इसी के साथ मैं जो प्रपोजिशन यूज कर रहा हूँ वो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इनका यूज कर रहा हूँ, आ रही ना बात समझ में, तो सभी लोगों को क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है, तो ये जो बंदा आप यहाँ पर देख रहे हो ये बहुत ही ट्रॉमा में है, बहुत ही ज्यादा दुख में है, ठीक है, तो ही इज इन ट्रॉमा, इसी तरीके से और देखो, फिर मैं इससे क्या बोलूंगा, मैं इससे इस तरीके से बोलूंगा, ये दुखी है तो मैं इसको बोलूंगा यू शुड बिलीव, यू शुड बिलीव इन गॉड, अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भगवान पर भरोसा रखो, तो ऐसा थोड़ी कहूंगा, यू शुड बिलीव ऑन गॉड, अब ये व्यक्ति दुखी है तो मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा ना कि तुमको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है, तो गॉड क्या है, गॉड भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब गॉड को ना तो आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो, बट फील करते हो ना कि समथिंग इज लाइक दैट, दुनिया में ऐसी कोई तो चीज है ना जो इस दुनिया को चला रही है, ठीक है, तो मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बता दो फटाफट, सबको समझ में आना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन में और क्या आ सकता है, तो चलो देखो वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में जैसे मान लीजिए भाई मैंने यहाँ पर लिखा इंक, ठीक है,
यहाँ पर मैंने लिखा मनी, यहाँ पर मैंने लिखा टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ग्रेन, अगर मैंने यहाँ पे लिखा पेन, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सैडनेस, ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, सारे के सारे नाउन क्या होंगे, ये सभी के सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। समझ गए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक इन तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिर मैं आगे मूव करूं। इन क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो अभी कुछ नया बताते हैं आपको फिर, ठीक है। सो देखो, ये जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट प्रपोजिशन है, हम इसको समझते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा इनटू, ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास, ऑन टू, और क्या क्या है, अपॉन। अब इन तीनों को मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। इनटू, ऑन टू और अपॉन कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं समझिए। तो सबसे पहले हेडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, इनटू। सबसे पहले इनटू को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, इनटू। अब इनटू के साथ प्रॉपर्टी क्या है वो समझिए, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, के अंदर। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, के अंदर, किसी भी चीज के अंदर होने पर, ठीक है, हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। किस तरह से करेंगे तो वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। भाई जैसे इसका जो फर्स्ट एक ही पॉइंट है इसमें, वो आपको समझना है, ठीक है। इट डिनोट्स मोशन, क्या करेगा ये, इट डिनोट्स मोशन, मतलब क्या है, गति को दर्शाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, गति, गति को दर्शाया गया। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखो आप यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पर लिखा, अ बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा, अ स्टूडेंट केम इनटू माय क्लास, ठीक है, इनटू माय क्लास। अब ये जो दो सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसको जरा समझिए। भाई मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बॉय है, ठीक है। अब इसको क्या है ना, अब यहाँ पर कोई नदी बह रही है, ठीक है। स्क्रीन पर देखो आप लोग अपनी अपनी, ये स्क्रीन पर यहाँ पे नदी बह रही। अब इसको गर्मी लग रही है तो इसको नहाना है, तो क्या करेगा, यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पर आएगा। तो ये बताओ क्या ये डायरेक्ट पानी के अंदर आ जाएगा, बताओ मुझे, डायरेक्ट पानी के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो पहले यहाँ से जंप करेगा, फिर इधर बीच में कहीं इधर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से करते करते यहाँ पे क्या आ जाएगा, पानी के अंदर आएगा। तो मतलब जंप करते हुए जब कोई चीज एक मोशन करते हुए, गति करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर आती है, या फिर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर आती है, तो उस कंडीशन में मुझे वहां पर इनटू का यूज करना होता है। तो बता दो मुझे, समझ में आ गया हो तो। अब ये बताओ, ये कोई स्टूडेंट है, ये मेरी क्लास में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरी क्लास में कोई ना कोई हॉल होगा, कोई ना कोई रूम होगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्टली एकदम से आ जाए क्लास के अंदर, नहीं ना, उसे पहले गेट के थ्रू एंट्री करनी पड़ेगी, तभी तो आएगा ना। तो बाहर से वॉक करके आ रहा है, दौड़ कर आ रहा है, तो मोशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्ट थोड़ी आ रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट किसका बनता है, ये बनता है इनटू का। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वो नहीं आया हो तो बता दो यार, ठीक है। जब भी कोई इनटू द रूम भी हो सकता है, बिल्कुल वही तो कह रहा हूं मैं भी, अंकित श्रीवास्तव, ठीक है। तो कमेंट करके बताते रहें कि हाँ समझ में आ गया है, फिर हम आगे मूव करते हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर लाइव हैं बट रिप्लाई नहीं करते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इनटू हो गया ना, अभी हम बढ़ते हैं ऑन टू की तरफ। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन टू। ये भी किसको बताएगा, ये भी मोशन को बताएगा, ठीक है। अब किस तरीके से, चलो देखते हैं। फर्स्ट इसका पॉइंट समझते हैं पहले। इट ऑल्सो डिनोट्स मोशन, इट ऑल्सो डिनोट्स मोशन, तो ये भी गति को बताएगा, बट ये किसको बताएगा, हिंदी में लिख दे रहा हूं, तल परिवर्तन। अगर मान लीजिए तल परिवर्तन होगा, या फिर जो आपका लेवल होता है, लेवल में कोई भी चेंजेस होगा, तो उसको दर्शाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऑन टू का यूज करूंगा। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखो आप।
ये मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे ये कोई व्यक्ति था, राम climbed onto the tree because there was a lion। ठीक है, अभी बताओ, ध्यान से देखिएगा, ये जो राम नाम का व्यक्ति था ये कहाँ पर चढ़ गया, ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब ये पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ा, क्योंकि भाई नीचे शेर आ गया था, सीधी सी बात है। अब नीचे शेर आ गया था तो इसको क्या अपने खुद को बचाना पड़ेगा ना, तो खुद को बचाने के लिए कहाँ पर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर। तो पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आपने क्या यूज किया, यहाँ पे इनटू का यूज किया, सॉरी ऑनटू का यूज किया। ऑनटू मतलब इसका तल परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पहले ग्राउंड पर था अभी कहाँ पहुंच गया, पेड़ के ऊपर पहुंच गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी। एक और एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पर लिखा पीपल क्लाइम्ड, ध्यान से देखो आप, नेक्स्ट एग्जांपल है पीपल क्लाइम्ड onto their roof ड्यू टू फ्लड। मतलब क्या हुआ, बाढ़ की वजह से लोग क्या करे, अपने छत पर चढ़ गए। ठीक है ना, तो अब ये बताओ यहाँ पे इनका तल परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अगर आप मान लो अभी आप बैठे हो ग्राउंड फ्लोर पर, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हो तो कौन से फ्लोर पे आ जाते हो, फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये बताओ आपके तल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, लेवल में चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी आप तल परिवर्तन बताओगे तो वहां पर आपको ऑन टू का यूज करना पड़ेगा। समझ गए ना सभी लोग, नहीं समझे हो तो पूछो, समझ गए हो तो फिर बताओ मैं आगे बढ़ूं। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है तो कमेंट करके बता दिया करो कि सर ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ में नहीं आई। क्लियर है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑन टू समझ आ गया, अभी हम बात करते हैं अपॉन के बारे में। ठीक है, अपॉन का मतलब क्या है पहले ये समझ लो आप लोग। ठीक है, अपॉन मतलब आप इसको ऐसे समझो, अप प्लस ऑन। मतलब क्या है, पहले कोई चीज अप होगी फिर ऑन होगी, मतलब जंप करके अगर एक सरफेस से कोई दूसरी सरफेस पे कोई चीज जा रही है तो वहां पर हम यूज करेंगे अपॉन। और इसका भी मेन पॉइंट क्या बनेगा, ये भी गति को दर्शाएगा और मोशन को दर्शाएगा। वो कैसे, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते चलते हैं। एक एक पॉइंट है इसमें, बहुत ही आसान है, इजिली आप लोग समझ सकते हो। अब ये फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों चीजों को यहाँ पे दर्शा सकता है। ठीक है, वो कैसे, एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा a dog jumped upon the cat। ठीक है, मैंने क्या बोला, अ डॉग जंप्ड अपॉन द कैट। तो सीधी सी बात है कि जो डॉग है वो जंप करेगा तो पहले अप होगा फिर ऑन होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, द प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल फोकस्ड, ठीक है, अपॉन द नीड ऑफ लाइब्रेरी इन द स्कूल। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भाई ये जो टीचर है मतलब जो प्रिंसिपल है, तो उसने क्या करा, उसने फोकस किया किस चीज के ऊपर किया, जो लाइब्रेरी है उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाइब्रेरी के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या उसके यहाँ पे अपॉन, तो ये क्या नॉन फिजिकल चीज हो गई नीड, और ये क्या है फिजिकल चीज हो गई। जैसे आप भी अगर एक प्लेस से दूसरी जगह जंप करके जाते हो तो आप क्या बोलते हो, आई जंप्ड अपॉन द टेबल। तो मैं कहाँ पर जंप किया, टेबल के ऊपर मैंने जंप किया। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इनटू बता दिया, ऑन टू बता दिया और अपॉन बता दिया। तो ये तीनों चीजें आई होप कि सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, सभी को क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनटू ऑन टू अपॉन तक क्लियर था। अभी हम बात करते हैं अबव एंड ओवर की। ठीक है, तो कहां पर अबव यूज करना और कहां पर ओवर यूज करना, समझो जरा आप लोग यहाँ पे। अबव एंड ओवर, ठीक है, देखो आप लोग, अबव या फिर ओवर, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है के ऊपर। ठीक है,
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हायर देन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हायर देन। किसी भी चीज से ऊपर की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर मुझे इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके पॉइंट्स को समझते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एबव के बारे में। ठीक है, तो एबव का मतलब भी क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, आपको पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग तो सेम है बट यूजेस में अंतर है। ठीक है, वो कैसे, चलो समझते चलते हैं वन बाय वन। जैसे भाई मान लीजिए कोई भी चीज अगर ऊपर है, ठीक है, तो और स्टैटिक है, ठीक है, तो वहां पर यूज करेंगे हम एबव का। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, इट डिनोट्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट। किसको बताया गया, इट डिनोट्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। अब कोई भी वस्तु ऊपर है बट वो स्टैटिक है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे एबव का। वो कैसे, एग्जाम्पल फिर मैंने यहां पर लिखा द स्काई इज, क्या है, द स्काई इज अबव द अर्थ। तो जो स्काई है वो कहां पर है, अर्थ के ऊपर है कि नहीं, अबव द अर्थ है कि नहीं, ऑब्वियसली बात है अबव द अर्थ है, और स्टैटिक भी है। ऐसा तो नहीं कि आप सुबह उठते हो और स्काई गायब, सुबह देखो तो आसमान है ही नहीं, ऐसा कभी होता क्या, नहीं होता ना। तो स्काई इज अबव द अर्थ, जो स्काई है वो अर्थ के ऊपर है, इस तरीके से। फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते चलते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ ना, कोई भी चीज अगर ऊपर है और स्टैटिक है तो मैं यहाँ पे अबव का यूज करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट हम इसका समझते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा वो समझिए। टू डिनोट, टू डिनोट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। ठीक है, टू डिनोट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। ठीक है, तो एक ही बिल्डिंग के अगर मुझे फ्लोर को दर्शाना होगा तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, वहां पर भी मुझे अबव का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे, सो लुक एट द एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको देता चल रहा हूँ, समझिए। तो मान लो मैंने आप लिखा कि ये जो मिस्टर शर्मा नाम के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, मिस्टर शर्मा लिव्स अबव माई फ्लैट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो मिस्टर शर्मा है वो कहाँ रहते हैं, मेरे फ्लैट के ऊपर रहते हैं। ठीक है, भाई मान लीजिए कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये मान लीजिए कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब इसमें क्या है, मान लो कि इस ए फ्लोर पर मैं रहता हूँ तो मिस्टर शर्मा कहाँ रहेंगे, बी फ्लोर पर रहेंगे। तो एक ही बिल्डिंग का सेम फ्लोर है कि नहीं, दूसरा वाला, तो बी फ्लोर है यहाँ पे, गॉट इट। तो यहाँ पर भी मुझे अबव का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर भी एड्रेस वगैरह दिया होता है किसी भी शॉप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसा लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता कि अबव एक्सिस बैंक, आपने देखा होगा क्या होता है, अबव एक्सिस बैंक, इस तरीके से। मतलब क्या, जहां एक्सिस बैंक है उसके ऊपर। ठीक है, तो अबव मतलब के ऊपर। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अंकित श्रीवास्तव, अपॉन क्लियर नहीं है। देखो यार, अपॉन को सिंपल सी भाषा में समझो आप, कि भाई कोई भी चीज अगर पहले अप होती है और फिर ऑन होती है, ठीक है, मतलब एक जगह से वो जंप करती है, उसमें मोशन में कुछ चेंजेस होता है, तो अप होगी वो चीज और फिर क्या होगी, ऑन होगी। जैसे सपोज दैट मान लो कि भाई मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैं इसको फेंकता हूँ, इस तरीके से थ्रो करता हूँ, अब ये जंप करके जाएगा, ऑब्वियसली बात है, फ्लाई करते हुए जाएगा और फिर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई थ्रो द पेन अपॉन द टेबल। तो मैंने जो पेन है वो कहाँ पर फेंक दिया, टेबल के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो अंकित श्रीवास्तव क्लियर है, रेखा परमार क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, सर्वेश क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो अबव है ना, ये किसी ना किसी स्टैंडर्ड को भी बताता है। जैसे आप लोगों ने, हम लोग क्या करते हैं, कोई लिमिट फिक्स कर देते हैं, कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, तो वहां पर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, अबव का यूज करते हैं। वो कैसे, चलो देखते हैं अपन लोग। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं। टू डिनोट एनी लेवल और स्टैंडर्ड, टू डिनोट एनी लेवल और स्टैंडर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हमने यहां पर लिखा वी कैन नॉट हायर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड,
सेंटेंस के थ्रू आप लोग यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी above 18 in this organization। आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 18 ईयर का होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है। तो हमने क्या बोला, अबव, जो लिमिट फिक्स करी है अबव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखो। अच्छी बताओ, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब आप रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाते हो, आप ट्रैवलिंग करते हो, तो वहां पर लिखा होता है रेलवे स्टेशन पर जो बोर्ड, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो उस पर लिखा होता है कि द हाइट ऑफ दिस रेलवे स्टेशन इज अबव दिस पर्टिकुलर मीटर, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं होता? देखो एक बता देता हूँ एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ द रेलवे स्टेशन is 500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। आ रही बात समझ में? तो जो समुद्र तल है उससे क्या है, इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है। मतलब क्या है, किसी ना किसी ने तो लेवल फिक्स किया होगा ना कि भाई समुद्र का इतना लेवल है, उसके ऊपर जो कोई भी चीज होगी तो उसको हम अबव बोलेंगे और नीचे होगी तो बिलो बोलेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। समझ गए बात को कि नहीं समझे आप लोग, ये बताओ मुझे। समझ में आ रही हो बात तो मुझे आगे बताते जाओ, फिर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो अब क्लियर सभी लोगों को? अब से रिलेटेड किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अभी मैं बात करता हूँ ओवर के बारे में, ठीक है। तो ओवर का काम क्या है उसको समझिए पहले। ओवर तो आप समझते हो, ओवर ही ओवर है, ठीक है। जैसे बनवावन समझते चलते हैं इसके पॉइंट्स को। मीनिंग नहीं बताऊंगा, मीनिंग आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू कवर अप समथिंग, ठीक है। टू कवर अप का मतलब क्या होता है, ढकना। किसी भी चीज को अगर आप ढक देते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, ओवर का यूज करोगे। वो कैसे? मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा ही पुट द ब्लैंकेट, या सीधा सा ऐसा लिखो, ही पुट हिज जैकेट, ही पुट हिज जैकेट ओवर हर ड्यू टू द कोल्ड, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये आशिकी 2 का आदित्य कपूर था, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसके ऊपर क्या कर दिया, जैकेट पुट कर दी। क्यों? क्योंकि ये सर्दी में इसको ठंड लग रही थी, ऑब्वियसली बात है। तो इसके ऊपर क्या किया इसने, पुट हिज जैकेट ओवर। तो मतलब क्या किया, ढक दिया ना जैकेट से। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ढकना हो गया। मेरी बात समझ गए सभी लोग? आप तो समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और कैसे समझोगे, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड गाइस। यार आज बड़ी प्रॉब्लम आ रही, क्या बात है, 2 लेक्चर हो चुके हैं बट दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आज इंटरनेट का इशू आ रहा है। चलो देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, उसको समझिए आप लोग। मैंने यहाँ पर लिखा आई पुट कवर ओवर माई बाइक, ठीक है। बाइक है, वाइफ नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या बात करी है कि मैं जो कवर है उसे कहाँ पुट करता हूँ, भाई सीधी सी बात है, अपन तो बाइक के ऊपर पुट करेंगे ना। तो कवर होता है ना बाइक का अपना, तो अपन बाहर खड़ी करते हैं बाइक, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कवर ढक देते हैं। तो कवर ढक देते हैं मतलब क्या हुआ, कवर अप कर देते हैं, नहीं करते? ऑब्वियसली बात है, कवर अप कर देते हैं। गॉट इट? तो ये हो गया भैया ओवर। सेकंड पॉइंट समझते हैं इसका ओवर का।
नहीं, ऑन बाइक नहीं करोगे शुभम, ऑन बाइक नहीं होगा, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर थोड़ी रखते हो आप, पूरी बाइक को कवर कर देते हो, ढक देते हो पूरा, इस वजह से ओवर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो डेली लाइफ में बहुत सारी इंग्लिश जो बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता कि सही क्या है। तो कोशिश करो कि सही चीजें हमको पता चलती रहे, वो सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं। बिफोर एनी इंस्ट्रूमेंट, कहाँ पर? बिफोर एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा सी वॉज टॉकिंग टू हिज फादर। ठीक है, सी वॉज टॉकिंग टू हिज फादर द फोन फॉर एन आवर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा, बोलो। ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें ब्लैंक में आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करोगे? एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न में आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे ऑन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओवर। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा अपॉन। ठीक है, तो क्या आंसर आप लोग इसमें लगाओगे? ओवर आएगा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना बात को। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? ओवर आ जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको ओवर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ओवर में बता रहा हूँ, कल मैंने आपको सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चंस बताए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझो आप लोग ओवर का, इन द सेंस ऑफ अक्रॉस। क्या हो जाएगा? इन द सेंस ऑफ अक्रॉस। तो अक्रॉस मतलब क्या होता है? उस पार। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? उस पार। तो उस पार के सेंस में मैं क्या यूज करूंगा? ओवर का यूज कर सकता हूं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भाई मैंने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। माई फ्रेंड लिव्स, माई फ्रेंड लिव्स ओवर द लेक। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेरा जो फ्रेंड है वो लेक, जो रिवर है ना, एक लेक झील है, झील के उस पार रहता है। ठीक है, जो तालाब है, जो झील है, उसके उस पार रहता है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर अक्रॉस का यूज भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूं तो यहाँ पर ओवर का यूज भी कर सकता हूँ। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ गए ना? नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हेन समथिंग इज एक्सीडेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्हेन समथिंग इज एक्सीडेड, अगर कोई भी चीज जो है एक्सीड हो गई है। ठीक है, एक्सीडेड। ठीक है, मतलब लिमिट से ज्यादा हो गई है, तो फिर आप क्या बोलते हो? ओवर। ठीक है, दिस इज ओवर। आपने ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे, जैसे क्लास के बाद मैं भी आप लोगों से क्या बोलता हूँ? द क्लास इज ओवर नाउ। ऐसा बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ? द क्लास इज ओवर नाउ। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और देखो मैं ऐसा बोलता हूँ, माई वर्क इज ओवर, माई वर्क इज ओवर, इस तरीके से बोलते हैं हम। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अबव एंड ओवर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अबव एंड ओवर से रिलेटेड। फिर मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। इंस्ट्रूमेंट में देखो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे आप सिर्फ उसकी ध्वनि सुनते हो। ठीक है, उसकी आवाज सुनते हो, लाइक रेडियो हो गया, लाइक फोन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएंगे? इसमें क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा। किस चीज के थ्रू सुनो? आपको वायरलेस कोई इंस्ट्रूमेंट है वो हो गया। ठीक है, तो वो सभी आपके इंस्ट्रूमेंट में आएगा। बट अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो फिर क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा, क्योंकि वहां पर बात स्क्रीन की आ जाती है। अंकित श्रीवास्तव, क्लियर हो गया? बस अंडरस्टैंडिंग का काम है यहाँ पर। आपको रट्टा नहीं मानना है, रटना नहीं किसी चीज को, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को यूज करते रहो, बाकी सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, तो अबव एंड ओवर क्लियर है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं ब्लो और अंडर के बारे में। ठीक है,
अभी हम बात करेंगे बिलो और अंडर की। तो बिलो और अंडर में क्या डिफरेंस है वो समझिए पहले। सो देखो भाई, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अबव एंड ओवर, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, बिलो और अंडर। इसका मतलब क्या होता है, लोअर देन। इसका मीनिंग होता है लोअर देन। मतलब क्या हो जाएगा, के नीचे, किसी भी चीज के नीचे की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर लोअर देन मुझे अंडर का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बिलो, तो बिलो को समझिए पहले आप लोग। बिलो का मतलब भी होता है के नीचे, बट ये किसको बताएगा, स्टैटिक कंडीशन। इट डिनोट्स स्टैटिक कंडीशन। तो ये किसको दर्शाएगा, स्टैटिक कंडीशन को दर्शाएगा। इट डिनोट्स स्टैटिक कंडीशन। तो स्थिर अवस्था में अगर कोई भी चीज है तो उसको दर्शाने का जो काम करेगा वो करेगा आपका बिलो। वो कैसे, एग्जाम्पल देखो। देखो मान लीजिए मैंने आप लिखा माई ऑफिस इज सिचुएटेड, माई ऑफिस इज सिचुएटेड बिलो द बैंक। तो मेरा जो ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, बैंक के नीचे। तो सीधी सी बात है कि एक तो आपका वो पॉइंट भी इसमें बन जाएगा कि सेम बिल्डिंग के फ्लोर को दर्शाना है तो भी मैं ये यूज करूंगा। अगर कोई भी चीज नीचे है और स्टैटिक है तो क्या यूज करूंगा, बिलो का यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा आई पुट माई शूज, आई पुट माई शूज बिलो एलमीरा, ठीक है। तो ये बताओ कि मैंने अपने शूज कहाँ पर रखे, एलमीरा के नीचे रखे, ठीक है। तो एलमीरा के जब मैं नीचे रखूंगा तो सीधी सी बात है, मेरे जो शूज हैं वो अपने आप में थोड़ी चलेंगे। ये जो शूज हैं ये स्टैटिक हैं कि नहीं, एक ही जगह पर रहेंगे। ऑब्वियसली बात है, सुबह जब मैं उठूंगा तब भी मुझे वहीं मिलेंगे। मान लो शाम को मैंने एलमीरा के नीचे शूज रखे तो सुबह भी तो वहीं मिलेंगे ना। तो बिलो का मैं यूज करूंगा। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये तो होगी बात बिलो की। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, इसका भी मैं आपको, ये फर्स्ट पॉइंट है, मैं सेकंड पॉइंट आपको और बता देता हूँ इसका, उसको भी समझिए। जिस तरीके से मैंने स्टैंडर्ड और लेवल के लिए आपको बताया था कि मैं अबव का यूज करूंगा, वैसे ही मैं यहाँ पर अबव के अपोजिट में बिलो का यूज करूंगा, ठीक है। तो इसका भी सेम पॉइंट है, टू डिनोट एनी लेवल, ठीक है, टू डिनोट एनी लेवल और स्टैंडर्ड। तो किसी भी लेवल या फिर किसी भी स्टैंडर्ड की मैं बात करूंगा तब भी मुझे यही यूज करना है। कैसे करूंगा मैं, सो लुक एट द एग्जाम्पल। मैंने आप लिखा द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क, ठीक है। तो ये जो रिवर है वो कहाँ पर बह रही है, जो डेंजर मार्क हमने एक फिक्स करके रखा है कि इसके ऊपर पानी आएगा तो वो हो जाएगा डेंजर मार्क। तो उस डेंजर मार्क के नीचे बह रही है रिवर। आ रही ना बात समझ में। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, बिलो। समझ गया ना सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया ना, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं, तो उसको समझिए आप लोग यहाँ पे। ये तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, बिलो का यूज मैं कहाँ पे करूंगा, किस तरीके से करूंगा। अगर मैं सेम बिल्डिंग के फ्लोर्स की बात करूंगा तो भी मैं वहां पे बिलो यूज करूंगा। कोई भी चीज अगर नीचे है और स्टैटिक है तो भी मैं वहां पर बिलो का यूज करूंगा, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर मैं आपको बताता हूँ अंडर के बारे में। तो बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं बात करता हूँ अंडर। अंडर का मतलब भी क्या होता है, अंडर का मतलब भी यहाँ पे होता है के नीचे, ठीक है। देखिए अब अमन, मैं आपको बताऊं कि दोनों चीजें एक साथ तो आ नहीं सकती, ठीक है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किस सेंस में बात कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया रहेगा जिससे आपको कुछ पता चल सके कि मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ या नीचे की बात कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे में तो फिर क्वेश्चन पेपर बनाने वाला बेवकूफ थोड़ी है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। हम उससे भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई तुम बता दो इसका सही आंसर क्या होगा, फिर नहीं बता सकता ना वो, क्योंकि उसको भी पता है कि बिलो यहाँ पे अब भी सही हो जाएगा और अंडर बिलो भी सही हो जाएगा, तो फिर कैसे करेगा वो।
तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, ठीक है, तभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। उसके आगे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब अंडर में क्या हो जाएगा, अंडर में ये हो जाएगा कि भाई इसका मतलब भी होता है के नीचे, बट ये किसको बताएगा, फर्स्टली इट डिनोट्स मोशन, किसको बताया गया भाई, सीधी सी बात है, इट डिनोट्स मोशन, तो ये भी गति को दर्शाने का काम करेगा, ठीक है। वो कैसे, चलो देखते हैं। भाई मान लो मैंने यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू आपको बताना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से आपको बोलूँगा, एग्जाम्पल देखो। भाई मैंने आप लिखा वर्ड्स आर फ्लाइंग, वर्ड्स आर फ्लाइंग अंडर द स्काई, ठीक है। तो ये बताओ ये जो वर्ड्स हैं वो कहाँ पर उड़ रहे हैं, स्काई के नीचे उड़ रहे हैं। तो ये बताओ ये वर्ड्स तो मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये जो पक्षी हैं ये तो मूवमेंट कर सकते हैं, ये देखो आपको भी पता है ये वर्ड्स हैं, ये मूवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो प्रपोजिशन यूज कर रहा हूँ वो क्या यूज कर रहा हूँ, अंडर यूज कर रहा हूँ। अगर वो स्टैटिक होते तो बिलो यूज करता। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए इसमें, टू डिनोट सीनियरिटी और जूनियरिटी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनेगा, टू डिनोट सीनियरिटी और जूनियरिटी, ठीक है। तो सीनियरिटी और जूनियरिटी बताने के लिए भी मैं क्या यूज करूंगा, अंडर का यूज करूंगा। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए। भाई इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि मोहन वर्क्स अंडर मी। तो ये जो मोहन नाम का व्यक्ति है ये मेरे अंडर में काम करता है, मतलब क्या हुआ कि मैं उसका सीनियर हूं, तभी तो ऐसा बोलूंगा ना मैं। या मैं किसी के अंडर में काम करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई वर्क अंडर माई बॉस, तो मैं अपने बॉस के अंडर में काम करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सीनियरिटी और जूनियरिटी बताने के लिए भी मैं अंडर का यूज कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई, समझ गए होंगे सभी लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, टू डिनोट फिजिकल टच, ठीक है। कहाँ पर, टू डिनोट फिजिकल टच। अगर मुझे यहाँ पे फिजिकल टच को बताना होगा तो उस कंडीशन में मैं क्या यूज करूंगा, अंडर का यूज करूंगा। वो कैसे, लुक एट द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या बोलेगा, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, उस एग्जाम्पल को समझिए आप लोग। भाई मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा शी कीप्स हर मोबाइल, या आप यहाँ पे पुट का यूज भी कर सकते हो, हर मोबाइल अंडर द पिलो, ठीक है। अब ये बताओ ये अपना मोबाइल कहाँ छुपा कर रखती है, सभी लोग समझ गए होंगे ना, कहाँ पर छिपाती है, अपना मोबाइल छिपाती है तकिए के नीचे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जगह बता दी है, आ रही बात समझ, अरे मतलब बात को समझो आप लोग। तो हम वहां पर अंडर का यूज करते नहीं करते हैं, ऑब्वियसली बात है अंडर का यूज करते हैं। तो फिजिकल टच बताने के लिए मैं अंडर का यूज करूंगा। एक और एग्जांपल देख लो आप यहाँ पे, द शिप इज, शिप कह लो या सबमरीन कह लो, ठीक है। शिप इज रनिंग अंडर द ओशियन, ठीक है। तो जो शिप है, जो सबमरीन है, वो कहाँ पर चल रही है, ओशियन के नीचे, पानी के अंदर चल रही ना, तो वहां पे क्या बोलते हैं, हम अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उनको भी समझ लीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसको समझो। जैसे भाई कुछ नॉन फिजिकल चीजें भी होती हैं, जैसे मान लो मैंने आप लिखा भाई कोई भी प्रेशर है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई भी फोर्स है, ठीक है, ठीक है, या फिर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक, या फिर कहें तो पॉवर्टी है, ठीक है। तो पॉवर्टी, तो इन सब चीजों में क्या यूज करेंगे हम, तो इन सब में भी हम स्थिति को बताने के लिए भी अंडर का यूज कर सकते हैं। वो कैसे, चलो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता दे रहे हैं।
भाई मान लो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझिए। मैंने यहाँ पर लिखा कि ही इज वर्किंग अंडर प्रेशर। भाई मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा ही इज वर्किंग अंडर प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, प्रेशर के अंडर वो जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। प्रेशर है उसके ऊपर, तभी वो काम कर रहा है यहाँ पे। गॉट इट। मिक्सचर होने वाला है, हाँ यार देखो, इसीलिए मैं बहुत ही स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता रहे, ठीक है। अंकित मिश्रा, सॉरी अंकित श्रीवास्तव, इसलिए हम बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, तो पीडीएफ फॉर्म में भी आप उसको पढ़ लेना। तो मैं इसीलिए एक एक पॉइंट को इतना डीप में जा जाके उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रपोजिशन हमको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बता दो मुझे। एट, ऑन, अपॉन, ये सब मैंने बता दिया। एट, ऑन, इन बता दिया है। बिलो, अंडर बता दिया है। अबव, ओवर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में इनटू, ऑन टू, अपॉन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दो चीजें और बताने वाला हूँ आपको, सिंस और फॉर, ठीक है। तो अंडर बता दिया मैंने, बिलो भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं अपन, सिंस और फॉर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंस हो गया, और क्या हो गया आपका, फॉर हो गया। सिंस और फॉर, अब इनमें क्या अंतर है वो समझिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिंस की, तो सिंस आपका होता है निश्चित समय के लिए। कहां पर, निश्चित समय, ठीक है। अगर मैं फॉर की बात करूं तो ये कहां पे होगा, ये होगा आपका अनिश्चित समय के लिए। वो कैसे, सो लेट्स सी, समझते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, निश्चित समय क्या होता है पहले वो समझो आप लोग। मान लीजिए मैंने किसी डे का नाम लिखा, ठीक है। डे में मैंने मान लिया संडे, ठीक है। तो संडे एक दिन है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसी तरीके से मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दी कोई डेट, ठीक है। भाई मान लो कल संडे था, तो कल क्या था, 4th of October, ठीक है। 4th October था, तो मतलब सर्टेन है। अगर मैं यहाँ पे मंथ का नाम लिखूं तो भी वो सर्टेन है। अगर मान लो मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई 2 o'clock, ठीक है। तो 2 o'clock क्या है, निश्चित समय है, निश्चित समय है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ईयर का नाम लिखा है यहाँ पे, ईयर मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2019, तो फिक्स है, सर्टेन टाइम है। तो ये इसी तरीके से मैं सेंचुरी लिख सकता हूँ, डिकेड्स लिख सकता हूँ, आगे जो कुछ है वो सब लिख सकता हूँ। तो ये होता है सिंस। अब बात करते हैं फॉर की। तो फॉर को कहाँ पे यूज करेंगे, तो फॉर जो है ये अनसर्टेन टाइम के लिए यूज होगा। मतलब आप इतना समझिए कि जहां भी मुझे समय अंतराल की बात करनी होगी तो वहां पर मैं फॉर का यूज करूंगा, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि आई एम गोइंग माई होम फॉर 2 days, ठीक है। आई एम गोइंग माई होम फॉर 2 days, तो मैं अपने घर कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। इस समय अंतराल बताया मैंने ये नहीं बताया आपको कि मैं ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक जा रहा हूँ, थर्सडे से लेकर सैटरडे तक जा रहा हूँ, ऐसा मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 10 साल, 20 साल, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका अनसर्टेन टाइम, निश्चित नहीं है। बट अगर मैं आपको फिक्स करके बताऊंगा कि मैं जो है मंडे से लेके थर्सडे तक मैं भोपाल में नहीं रहूंगा या दिल्ली में नहीं रहूंगा, तो क्या करूंगा मैं वहां पर मुझे फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि वह पिछले 10 साल से मुंबई में रह रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा वहां पे। अब पिछले 10 साल से बोलेगा तो सिंस लगाएंगे, अगर सिर्फ 10 साल बोलेगा तो फॉर लगाएंगे, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है ना कि कौन से 10 साल, ये हमारे लिए कंफर्म नहीं है, इसलिए। सिंस और फॉर सभी को क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। सो ये बताओ मुझे कि प्रपोजिशन सभी को समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको। फटाफट मैं आपको दो चीजें और बता दे रहा हूं, आप बस वोकैबुलरी के जैसे याद करते रहो उनको, वोकैबुलरी के जैसे समझ लो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो भी आपको पॉइंट बनेगा उसको समझ लेना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन का यूज कहां पर करेंगे, फॉर टू, मतलब फॉर टू ऑब्जेक्ट।
तो जहां पर भी मुझे दो ऑब्जेक्ट की बात करनी होगी वहां पर मैं बिटवीन का यूज करूंगा। हिंदी मीनिंग क्या होता है इनका? के बीच। के बीच मतलब क्या है, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, फिर मैंने यहां पर लिखा देयर वॉज अ बैटल, ठीक है, देयर वॉज अ बैटल बिटवीन राम एंड रावण, ठीक है। आपको पता है ना, राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, तो दो लोगों के बीच में हुआ था ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन का यूज करेंगे, बिटवीन। एग्जाम में हो सकता है अमंग भी आपसे पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अमंग। अमंग को समझिए आप लोग। अमंग का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है के बीच, के बीच में। बट कहाँ पे यूज करेंगे? दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझो। द टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो, द टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अमंग द स्टूडेंट्स, तो टीचर ने क्या करा? स्वीट्स बांटा। तो किसके बीच में बांटा? स्टूडेंट्स के बीच में बांटा। तो ये बात आप लोग समझ गए ना? टाइम पर रूल नहीं आया, अच्छा चलो भाई ठीक है। तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस आप लोगों के लिए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं आपको नया टॉपिक शुरू करता हूँ, ठीक है। तो नया टॉपिक शुरू करूंगा तो आपको इजीली सबको समझ में आने लगेगा। सो जस्ट वेट, जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक, अभी अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। नया टॉपिक आज का हम रखते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन को भी आज हम खत्म कर देते हैं, तो वो भी आपको 3 बजे तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड। तो देखो, अब ये बताओ आप मुझे कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन के बारे में आप लोग क्या जानते हो वो बताओ आप मुझे। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू नो अबाउट कंजक्शन? व्हाट इज कंजक्शन? क्या होता है कंजक्शन? कोई बताएगा? बताओ, किसी कोई आइडिया तो कमेंट करके बताते जाओ कि भाई ये कंजक्शन होता है। क्लास की टाइमिंग 2 घंटे की होती है, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। तो ये आपकी टाइमिंग रहेगी क्लास की। ठीक है, 2 सेंटेंस। देखो छोटा सा टॉपिक है कंजक्शन, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। चलो देखते हैं अपन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो फटाफट समझिए, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं चलेगा आपका, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं अपन लोग। तो ये जो टॉपिक है आज का, कंजक्शन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक। मतलब क्या? जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू नाउन, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। मतलब क्या है
किस किस को जोड़ता है, तो भाई ये टू नाउन्स को जोड़ सकता है, ठीक है, और किसको जोड़ेगा, टू फ्रेजेस को जोड़ेगा, और किसको जोड़ेगा, ये क्लॉजेस को जोड़ेगा, और किसको जोड़ेगा, जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो दो सेंटेंसेस उनको भी ये जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो चलो वन बाय वन समझते चलते हैं कि भाई कंजक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है, क्या है, संयोजक है, ये जोड़ने का काम करेगा, तो इट कनेक्ट्स, ठीक है। तो ये किस किस को कनेक्ट करेगा, डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे सामने लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है, तो किस किस को जोड़ता है, तो भाई ये सभी चीजें आप देख सकते हो, इन सभी को ये जोड़ेगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंजक्शन है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जस्ट अ सेकंड गाइस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब ये कौन कौन सा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो देखो इसको याद करने के लिए आपके पास एक सीधी सी ट्रिक है, उसको समझ सकते हो आप यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पर लिखा फैन बॉयज, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, फैन बॉयज, ठीक है। आप इससे समझ सकते हो फैन बॉयज का मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे एफ स्टैंड्स फॉर, एफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एफ का मतलब यहाँ पे होता है फॉर, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंड, और एन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नॉर, बी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बट, ओ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, और वाई का मतलब क्या है यहाँ पर, एट, और एस स्टैंड्स फॉर सो। तो अगर आपसे पूछे कोई कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं, तो आप एक वर्ड याद रखो, फैन वॉइस। फैन वॉइस का मतलब क्या है, एफ मतलब फॉर हो गया, ए से मतलब एंड हो गया, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट, एस मीन्स सो, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब एक करता क्या है, इसका काम क्या है, तो उसको समझो जरा। तो इसका सिंपली इसका काम क्या है, इट कनेक्ट्स सिमिलर सेंटेंसेस, क्या हो जाएगा, इट कनेक्ट्स सिमिलर और इक्वल रैंक सेंटेंसेस, ठीक है। आ रही ना बात समझ में मेरी, सभी लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताते रहेंगे भाई हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये क्या काम करेगा, ये इक्वल रैंक के सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, जो एक जैसे सेंटेंस होते हैं ना उनको जोड़ने का काम करेगा। वो कैसे, अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग यहाँ पर देखो। भाई मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि डेविड एंड माइकल, ठीक है, ये डेविड और माइकल नाम का व्यक्ति है, डेविड एंड माइकल आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो डेविड और माइकल नाम के जो दो व्यक्ति हैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो मैंने दो नाम जोड़ने का बोला था, डेविड हो गया, माइकल हो गया, दोनों दोस्त हैं, तो सिमिलैरिटी है कि नहीं दोनों में, ऑब्वियसली बात है सिमिलैरिटी है, तो मैंने यहाँ पर एंड का यूज किया हुआ है, ठीक है। वो दो सिमिलर टाइप के सेंटेंस को, दो सिमिलर टाइप के क्लॉजेस को ये जोड़ेगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। भाई मैंने यहाँ पर लिखा आई वेंट, सॉरी ये है आपका, आई वेंट टू माई ऑफिस, आई वेंट टू माई ऑफिस एंड started to do my work, started to do my work मतलब क्या हुआ, मैं जो है ऑफिस गया और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसको भी मैंने किससे जोड़ा, यहाँ पर मैंने एंड से जोड़ा हुआ है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए, और ऐसा कोई सा भी एक कंजक्शन बता दो जिसको आपको प्रॉब्लम आ रही हो जिसका सेंटेंस बनाने में, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पर लिखा
ही वेंट टू स्लीप, ठीक है, कहाँ पर गया ये, ही वेंट टू स्लीप, वो सोने के लिए गया। वाई, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही वॉज वेरी टायर्ड, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ही वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू स्लीप, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था इसलिए वो कहाँ चला गया, इसलिए वो सोने के लिए चला गया। तो रीजन, कारण बताने के लिए क्या यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, सो का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे जो कंजक्शन आपका बनेगा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है आपका, सो है। तो आई थिंक जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है जो एक समान या इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। समझ गए होगे मेरी बात को कि इक्वल रैंक, समझते हो आप लोग, जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा वो होता है आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। ठीक, अभी हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। तो सेकंड वन क्या होता है हमारे पास, सेकंड वन हमारे पास होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है उसको समझिए आप लोग। सबऑर्डिनेटिंग मतलब सह संयोजक जो होता है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हिंदी में आप इसको कहोगे सह संयोजक, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हो, इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। किसको जोड़ेगा ये, इट कनेक्ट्स। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं मैं आपको, उसको समझिए। डेफिनेशन क्या है, जस्ट अ सेकंड, इसकी जो डेफिनेशन है, इट कनेक्ट्स टू क्लॉजेस। तो ये किसको जोड़ेगा, टू क्लॉजेस, और किसको जोड़ेगा, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। अब इसमें क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप की चीजें हो सकती हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं वो भी समझो आप लोग। जैसे आपने देखा होगा कि भाई हमने यहाँ पर बिफोर का यूज किया था कुछ देर पहले, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया था, हमने यहाँ पर एगो का यूज किया था, हमने यहाँ पर बिसाइड के बारे में भी आपको बताया होगा, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ पे बिकॉज भी होता है, ठीक है, बिकॉज भी होता है, और क्या है, दो, ठीक है, और क्या है, ऑल्दो, और क्या है, इफ, ठीक है, और इवन इफ, और क्या है, इवन दो। तो ये जो वर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सभी के सभी होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू आप लोग यहाँ पे समझिए। सेंटेंस देखो आप लोग यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बोला कि आई विल हेल्प हिम, मैंने यहाँ पर बोला क्या, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। फिर आगे मैं बोलता हूं कॉमा, इफ ही आस्क्ड मी फॉर इट। मतलब क्या, यदि वो मुझसे हेल्प के लिए पूछता है, मुझसे मदद मांगता है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसकी मदद करूंगा, ठीक है। तो ये जो इफ है ये क्या कर रहा है, ये कनेक्टर है। ही आस्क्ड मी फॉर इट, मतलब ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा है, डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस पर डिपेंड है। अब ये बताओ, अगर मैं इतना बोलता हूँ इफ ही आस्क्ड मी फॉर इट, तो मतलब इट जो वर्ड है किस चीज को दर्शा रहा है, क्या चीज मांगेगा वो आपसे, ये तो हमें इनकम्प्लीट हुआ ना, दैट्स वाई। अरे कमेंट करके बताओ यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही डिटेल में मैं और बहुत ही उसको इस तरीके से मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ सके। अदरवाइज टॉपिक भी खत्म हो जाता है। बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा हूँ मैं, ताकि सभी लोगों को समझ में आए, ज्यादा होच पोच ना हो यहाँ पर, ठीक है।
तो चलो आप लोग यहाँ पे समझिएगा, हमने यहाँ पर क्या बोला, आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क्स मी फॉर इट, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। भाई मैंने यहाँ पर लिखा ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच, फिर क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, दो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। भाई हमने यहाँ पर बोला कि वह बहुत ही रिच है, फिर भी वो क्या है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ये जो दो जो वर्ड है ये क्या बता रहा है, फिर भी, ठीक है। तो फिर भी का मीनिंग यहाँ पे ये दे रहा है। तो आ रही ना बात समझ में। तो ये होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इज इट क्लियर और नॉट, ये बता दो मुझे। ये बीच, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस के कहीं ना कहीं बीच में यूज होते हैं, ठीक है। आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो पैराग्राफ के भी बीच में यूज होते हैं, स्टार्टिंग में जनरली ये नहीं होते हैं यूज, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें बड़ा आसान है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला आपके पास बचा, कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब ये कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपका रिलेशन मतलब संबंध, जो एक तरीके से सह संबंध बताएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कोरिलेटिव कंजक्शन। किस तरीके से हम इसको समझेंगे, तो समझिए वन बाय वन कौन कौन से होते हैं। तो सीधी सी बात है, दो आइडियाज को जोड़ते हैं। किसको जोड़ेंगे, आइडिया के बीच में रिलेशन बताएंगे, मतलब संबंध बताएंगे, सिर्फ जोड़ना नहीं है, उनके बीच में रिलेशन भी बताएंगे, संबंध भी बताएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, आइदर, इसके साथ क्या है और, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, नाइदर, फिर क्या होता है नॉर, और क्या है आपके पास, नॉट ओनली, फिर क्या हो जाएगा बट ऑल्सो। अगर किसी को नहीं पता हो ना तो भले स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, मतलब ये मान के चलो एक दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स है यहाँ से, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आप लिखा वीदर, तो इसके साथ क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बोथ, तो बोथ के साथ क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट हमारे पास है, एक सेकंड, मैंने यहां पर लिखा नो सूनर, क्या है, नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार। और क्या आएगा देखो, हार्डली, या फिर बैरली, या फिर रेयरली, या फिर कहें तो स्कैर्सली। ये पेयरिंग बता रहा हूं आपको, इन सभी के साथ क्या आएगा, इन सभी के साथ व्हेन आएगा, ठीक है। इन सभी के साथ व्हेन आएगा। और पेयरिंग, पेयरिंग यहाँ पे मैटर करती है। अगर आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, बिटवीन, ठीक है, तो बिटवीन के साथ क्या आता है, बिटवीन के साथ भी एंड आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर यूज करते हो फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ क्या आएगा, फ्रॉम के साथ टू आएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे सो का यूज करते हो तो सो के साथ क्या आएगा, सो के साथ यहाँ पर दैट आएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्या है, और भी समझो, एक और बता दे रहा हूँ, जब भी आप यहाँ पर एल्स का यूज करोगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम देने के बाद पूछ लेना कि सर आया था कि नहीं आया था, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। एल्स के साथ क्या आएगा, एल्स के साथ हमेशा येट आएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये जो बीच में जो मैंने स्पेस दिया हुआ ना, इस स्पेस का मतलब क्या है आप उसको समझिए। इस स्पेस का जो मतलब है, इसके बीच में कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको पुट करना पड़ता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पर आपका आता ही आता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझिए आप यहाँ पे,
एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाता चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये रूल है, रूल को मैं सेंटेंस के थ्रू भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सब्जेक्ट कौन हो गया, टीचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट 1, तो आइदर यूज हुआ है। तो देखो आइदर के बाद मैंने एक स्पेस दिया हुआ था, तो उस पर्टिकुलर स्पेस में क्या आ गया, द टीचर। ये नाउन है कि नहीं, बोलो, नाउन आ गया। फिर क्या यूज किया मैंने, फिर यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ और, ठीक है। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। या तो टीचर या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉस के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर मेरा दूसरा सब्जेक्ट कौन हो गया, और के बाद क्या है, स्टूडेंट। तो दिस इज योर सब्जेक्ट 2, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है। और जब भी आप कोरिलेटिव कंजक्शन से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ोगे तो वर्ब और प्रोनाउन जो भी यूज करोगे वो हमेशा और हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स था इसलिए मैंने आर का यूज किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है यहाँ पे इसका यूज मिले, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। अब कमेंट करके बता दो ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। जब भी कोरिलेटिव, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को कोरिलेटिव कंजक्शन से जोड़ोगे तो जो भी वर्ब या प्रोनाउन यूज करोगे वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स था इसलिए मैंने ऐसा किया। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार और देखो, भाई मैंने यहाँ पर लिखा कि नॉट ओनली द गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बट ऑल्सो सिटीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, तो इसमें मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो आप लोग, सेकंड सब्जेक्ट क्या है आपका, सेकंड सब्जेक्ट आपका गवर्नमेंट है कि सिटीजन है, बता दो, कमेंट करके बताओ मुझे। सभी के यहाँ पे कमेंट्स आने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ये आपके सामने दिख रहा है, ये आपको फ्लड्स के फॉर्म में भी पूछा सकता है, एरर डिटेक्शन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट 1 है, ये आपका सब्जेक्ट 2 है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट 2 है मेरा सिटीजन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे इसका यूज दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉट ओनली द गवर्नमेंट, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि सिटीजन्स भी जिम्मेदार हैं। किसके लिए जिम्मेदार हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक इस देश से समस्याएं खत्म नहीं हो सकती हैं। आ रही ना बात समझ में सभी लोगों को। तो सिटीजन की वजह से मैंने ऐसा किया हुआ है। और सेम कॉन्सेप्ट आपको, अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एग्जाम में, वो आपको किस तरीके से कंफ्यूज करता है वो भी देखो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब बताना आप लोग कि वो करेक्ट है या नहीं है। अभी रुको जरा, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको भी, जस्ट अ सेकंड। चलो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को, यहाँ पर बताओ आप मुझे। अच्छा चलो, एक सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग उसको बताना
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं वो सेंटेंस आप लोगों को बोलकर बता रहा हूँ, आप मुझे उसमें एरर फाइंड आउट करना, ठीक है। यू कैन मीट द मैनेजर, यू कैन मीट द मैनेजर बिटवीन 1 o'clock to 3 o'clock। अब ये जो सेंटेंस है इसमें बताओ क्या होगा। देखो अभी तक मैं आपको कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वही पूछ रहा हूँ। क्या बनेगा इसमें? यू कैन मीट द मैनेजर, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यू कैन मीट द मैनेजर, करेक्ट है शुभम? नहीं, अभी अभी आपको बताया था ना, टू की जगह एंड आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखो अभी कभी कंफ्यूज हो गए, अभी मैंने मुश्किल से आपको 10 मिनट पहले ही बताया था, ठीक है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। तो देखो भाई, आज हमने 2 टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, एक तो प्रपोजिशन और दूसरा कंजक्शन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताओ आज का जो क्लियर है। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब और एक टॉपिक और हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल भी हम अपने 2 टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो ग्रामेटिकल सेक्शन आपको ओवर हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? तो देखो क्वेश्चन के लिए तो आप एक काम कर सकते हो, या तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म सेंड कर दूंगा सर को, तो पीडीएफ फॉर्म आप वहां से कर सकते हो क्वेश्चंस को। और उसके बाद इतने सारे एप्लीकेशन है आपके पास, किसी भी एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हो, उस एप्लीकेशन से भी सॉल्व करें क्वेश्चंस को। या मार्केट से आप चाहें तो प्रीवियस ईयर की कोई बुक परचेस कर लो, हाँ टेलीग्राम में भेज देंगे। और पर्सनली मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, उनको एक बार सर्च मार्केट से परचेस कर लो, और उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और किस टाइप से आपको करना है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, और जहाँ पर डाउट आता है उसका क्वेश्चन मतलब आप उसका पिक क्लिक करके आप सेंड कर दो, ठीक है, ताकि आपको डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास ओवर करें, चलिए ठीक, थैंक यू एवरीवन, लेट्स ओवर द क्लास। चलिए ठीक, थैंक यू एवरीवन।